एक छोटे से गांव में रमेश नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, जो अपने बड़े परिवार और खासकर अपनी 5 बेटियों के कारण गांव में विख्यात थे। रमेश का दिल बहुत बड़ा था और वह बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी 4 बड़ी बेटियां गांव की सुंदरियों में गिनी जाती थीं। लोगों के मुंह से उनकी तारीफ सुनकर रमेश का दिल गर्व से भर जाता। परंतु उसकी 5वीं और सबसे छोटी बेटी राधा को लेकर उसकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। राधा अन्य बहनों की तुलना में साधारण दिखने वाली थी। उसका चेहरा आम था और कद भी छोटा था। जब भी रमेश गांव के लोगों से राधा के बारे में बात करता तो लोग हंसी मजाक में उड़ा देते और रमेश के मन को चोट लगती। रमेश का एक सपना था कि सभी बेटियों का अच्छे घरों में विवाह हो, लेकिन राधा की सूरत को लेकर समाज के ताने सुन सुनकर वह टूटने लगा था। रमेश की पत्नी सावित्री ने हमेशा रमेश को दिलासा देने की कोशिश की। एक दिन वह बोली, आप इतना क्यों सोचते हैं जी? राधा में कोई कमी नहीं है, उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करना होगा। सावित्री जानती थी कि उसके पति का दिल राधा के लिए दुखी रहता है। गांव वालों की बातें सुन सुनकर रमेश का दिल भारी हो जाता था। रमेश ने अपने दिल की बात सावित्री से साझा की। सावित्री, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, पर हर बार जब लोग राधा को लेकर बात करते हैं मेरा दिल टूट जाता है। पत्नी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राधा भी खुश रहेगी जी। भगवान ने हमें जैसी बेटी दी है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इस बात ने रमेश को कुछ समय के लिए शांति दी, परंतु उसका मन अब भी राधा के भविष्य को लेकर चिंतित था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे रमेश की 4 बड़ी बेटियों की शादी की उम्र आ गई। सुंदरता और गुणों के कारण उनकी बहनों के लिए रिश्ते आने लगे। गांव में कई लोग उनसे मिलते, उनकी तारीफ करते और रमेश से उनकी बेटियों के प्रस्ताव रखते। रमेश ने अपनी 4 बेटियों के अच्छे घरों में विवाह तय कर दिए और उनके विवाह की तैयारियां भी शुरू कर दी। पर जैसे ही राधा की शादी का सवाल आता, रमेश को चिंता सताने लगती। राधा के प्रति रमेश का प्यार और चिंता दोनों गहरी थी। वह उसे हर तरह की खुशियां देना चाहता था, परंतु समाज के लोग उसकी साधारण शक्ल सूरत का मजाक उड़ाते और ताने मारते। ये देख रमेश का मन उदास हो जाता। सावित्री ने रमेश को समझाने की कोशिश की कि समय आने पर राधा के लिए भी अच्छा रिश्ता आएगा। एक दिन रमेश की 4 बेटियां सज धज कर आंगन में बैठी थीं। वह अपनी छोटी बहन राधा को अपने बीच बुला रही थी और हंसी मजाक कर रही थी। राधा भी इस खुशी का हिस्सा बनना चाहती थी, परंतु वह खुद को अलग थलग महसूस करती थी। उसकी 4 बहनों ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, राधा, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम हमारी सबसे प्यारी बहन हो। राधा अपनी बहनों का प्यार देखकर खुश तो होती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। उसे लगता कि वह अपनी बहनों जैसी नहीं है और शायद इसलिए लोग उससे दूर रहते हैं। गांव के लोग भी उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और यही चीज़ राधा को अंदर से कमज़ोर करती जा रही थी। रमेश ने धीरे धीरे देखा कि राधा का आत्मविश्वास कम हो रहा है और ये बात उसे भीतर तक परेशान कर रही थी। उसे ये एहसास होने लगा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, उसकी छोटी बेटी राधा, जो कभी उसकी सबसे चंचल और प्यारी बच्ची थी, अब गंभीर और खोई खोई सी रहने लगी है। एक समय था जब राधा उसकी गोद में बैठकर उसकी कहानियाँ सुना करती थी और उसकी बातों पर खुलकर हंसती थी, लेकिन अब वह एक अजीब से अकेलेपन में खो गई थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी जो उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। रमेश ये देखकर भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि राधा समाज के तानों और अपनी साधारण शक्ल सूरत की वजह से अपने आप को छोटा समझने लगी थी। रमेश को ये बात बहुत चुभती थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि वह एक पिता होते हुए भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि शायद उसने ही कहीं ना कहीं राधा को वह हौसला नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था। एक दिन रमेश ने इस बात पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद निश्चय किया कि वह अपनी बेटी का आत्मसम्मान लौटाने के लिए कुछ भी करेगा। उसने सोचा कि गांव में किसी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति से मिलकर इस समस्या का हल पूछा जाए। इसी विचार के साथ उसने गांव के प्रसिद्ध साधु बाबा के साथ पास जाने का निश्चय किया, जिनकी बुद्धिमत्ता और सलाह के चर्चे पूरे गांव में थे। साधु बाबा एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनकी दाढ़ी और बाल बर्फ जैसे सफ़ेद हो चुके थे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहती थी जो किसी भी दुखी व्यक्ति को दिलासा देती थी।
लोग कहते थे कि साधु बाबा के पास एक ऐसी दृष्टि थी जो किसी के भी मन की पीड़ा को समझ लेती थी। रमेश ने साधु बाबा के बारे में बहुत सुना था, लेकिन वह पहले कभी उनसे मिलने नहीं गया था। उस शाम को रमेश साधु बाबा की कुटिया पर गया। कुटिया गांव से थोड़ी दूर एक शांत जगह पर थी, जहां बड़े बड़े पेड़ और पौधे थे। वहां पहुंचते ही रमेश ने देखा कि साधु बाबा ध्यान रमाए बैठे थे। कहाँ वहाँ का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। हवा में हल्की अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी, जो रमेश के दिल को भी थोड़ी शांति दे रही थी। रमेश ने साधु बाबा को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन रहा, जैसे दोनों एक दूसरे के मन को समझने का प्रयास कर रहे हों। फिर साधु बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रमेश की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी समझ और दया की चमक थी। साधु बाबा ने धीरे से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी सारी परेशानी साधु बाबा के सामने रख दी। उसने बताया कि उसकी 5 बेटियां हैं, जिनमें से 4 सुंदर और आकर्षक हैं, परंतु उसकी सबसे छोटी बेटी राधा साधारण शक्ल सूरत की है और इस कारण उसे गांव वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। उसने कहा, बाबा, मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। वह दिन प्रतिदिन अपने आप में सिमटती जा रही है। मुझे डर है कि कहीं वह अपनी सूरत को लेकर खुद को ही तिरस्कार न करने लगे। साधु बाबा ने सब कुछ सुनने के बाद थोड़ी देर तक मौन रहा, जैसे वह रमेश की बातों पर गहराई से विचार कर रहा हो। फिर उन्होंने कहा, रमेश, हर इंसान के भीतर एक अनोखी सुंदरता होती है जो उसकी आत्मा में बसी होती है। दुनिया के लोग केवल बाहरी सुंदरता को देखते हैं, लेकिन असली सुंदरता उस सच्चाई में होती है जो इंसान के दिल में बसती है। रमेश ने ध्यान से साधु बाबा की बातें सुनी। बाबा ने आगे कहा, तुम्हारी बेटी राधा में एक ऐसी खूबी है जो बहुत दुर्लभ है। उसकी मासूमियत और उसकी आत्मा की शुद्धता उसे खास बनाती है। अगर तुम अपनी बेटी को उस नज़र से देखोगे तो तुम्हें उसकी असली सुंदरता दिखाई देगी। तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम अपनी बेटी को इस नज़र से देखोगे तो लोग भी उसे उसी नज़र से देखेंगे। साधु बाबा की ये बातें रमेश के दिल में गहराई से उतर गईं। उसने सोचा कि वह अपनी बेटी की सुंदरता को उसके आत्मविश्वास से जोड़ेगा। उसने निश्चय किया कि वह राधा को इस तरह प्रेरित करेगा कि वह अपनी खासियत को समझ सके और समाज के ताने उसकी खुशियों में बाधा न बन सके। साधु बाबा ने रमेश को यह भी सलाह दी कि वह राधा के साथ समय बिताए, उसे उसकी अच्छाइयों के बारे में बताए और उसे ये विश्वास दिलाए कि वह सबसे अनमोल है। रमेश ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी बेटी के साथ एक नया रिश्ता बनाने का निश्चय किया। जब रमेश घर वापस आया तो उसके दिल में एक नई आशा थी। उसने सोचा कि वह अपनी बेटी को आत्मसम्मान की एक नई पहचान देगा। उसने उसी रात राधा के पास जाकर उसे प्यार से अपने पास बैठाया और कहा, बेटी, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ हो। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई दुनिया की किसी भी सुंदरता से ज़्यादा खास है। राधा ने अपने पिता की बातें सुनी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शायद ये पहली बार था जब उसने अपने पिता से अपने लिए इतना प्रेम महसूस किया। उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बेटी है जिसका पिता उसकी असली कद्र करता है। गांव में समय बीत रहा था और रमेश को अब भी अपनी बेटी राधा की शादी की चिंता थी। उसकी चारों बेटियों की शादी बहुत अच्छे घरों में हो चुकी थी, लेकिन राधा के लिए कोई उपयुक्त रिश्ता नहीं मिल रहा था। उसकी साधारण शक्ल सूरत के कारण गांव के लोग उसे लेकर तरह तरह की बातें करते थे। रमेश को ये चिंता सताने लगी कि अगर राधा की शादी नहीं हुई तो लोग उसे ताने मारना बंद नहीं करेंगे। एक दिन रमेश बाजार में सामान खरीदने गया। बाजार में वह रमेश नाई से मिला जो उसके गांव का ही था और जिसकी लगभग उम्र 36 वर्ष थी। रमेश नाई से कुछ सामान के बारे में पूछ ही रहा था कि उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि नाई अविवाहित है, एक अच्छा इंसान है और खुद मेहनत करके अपनी जीविका चलाता है। उसे ये भी लगा कि शायद एक उम्रदराज व्यक्ति होने के नाते नाई राधा की असली कद्र करेगा और उसे खुशी देगा। रमेश ने हिम्मत करके नाई से कहा, भाई, मैं तुम्हारे बारे में एक बात सोचता चाहता हूँ। मेरी छोटी बेटी राधा के लिए मैं एक अच्छा वर ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। नाई को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे भाई, आपने ये बात मुझसे कैसे कह दी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करेंगे। रमेश ने समझाया, देखो, मुझे किसी अमीर या सुंदर वर की तलाश नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बेटी का जीवन सुरक्षित और खुशहाल हो। मुझे तुम पर भरोसा है और मैं जानता हूँ कि तुम उसे खुश रखोगे।
नाई ने कुछ सोचा और फिर उसने कहा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाऊंगा और हर हाल में उसका साथ दूंगा। रमेश ने ये सुनकर राहत महसूस की। उसे लगा कि आखिरकार उसने राधा के लिए एक अच्छा वर ढूंढ लिया है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव भर में खबर फैल गई कि रमेश की बेटी की शादी होने जा रही है। रमेश के घर में हलचल बढ़ने लगी और उसकी अन्य बेटियां भी अपने परिवार के साथ शादी में शामिल होने आ गईं। राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिता, आपने मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। शादी की तारीख नज़दीक आने लगी और रमेश अपने परिवार के साथ तैयारियों में जुट गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में खर्च करने का मन बना लिया। वह अपनी बेटी के लिए हर खुशी जुटाना चाहता था, ताकि राधा को कभी महसूस ना हो कि वह किसी तरह से बाकी बेटियों से कम है। लेकिन इस खुशी के माहौल में नाई के मन में लालच का एक नया विचार आने लगा। उसने सोचा कि अगर वह रमेश से कुछ और चीज़ें मांगे तो वह मना नहीं करेगा, क्योंकि रमेश तो अपनी बेटी की शादी में पूरी तरह समर्पित है। शादी के दिन से एक दिन पहले नाई ने रमेश को अपने घर बुलाया। रमेश बिना कुछ सोचे समझे वहां पहुंच गया, लेकिन उसके पहुंचते ही नाई ने कहा, रमेश भाई, मैंने सोचा है कि शादी के बाद हमें गांव से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मुझे एक कार चाहिए। रमेश ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, क्या कार? भाई, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है कि मैं कार खरीद सकूँ। मैंने तो अपनी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी है। नाई ने ठंडे स्वर में कहा, देखो रमेश भाई, ये मेरी शर्त है। अगर तुम मुझे कार नहीं दोगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। मुझे अपने जीवन में कुछ सहूलियत चाहिए, और अगर मैं शादी के बाद राधा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ तो मुझे ये कार चाहिए। ये सुनकर रमेश के होश उड़ गए। उसे अपनी बेटी की शादी टूटने का डर सताने लगा, लेकिन वह असमंजस में था। उसने विनम्रता से कहा, भाई, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें कार दे सकूं। मेरे पास सीमित साधन है और मैंने सब कुछ राधा की शादी में लगा दिया है। लेकिन नाई ने अड़ियल रुख अपनाते हुए कहा, अगर तुम कार नहीं दे सकते तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। शादी का दिन आ गया और रमेश ने फिर से नाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाई अपनी शर्त पर अड़ा रहा। रमेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उसकी बेटियां भी उसकी स्थिति देखकर परेशान हो गईं। राधा ने अपने पिता को परेशान देखा तो वह समझ गई कि कुछ गंभीर बात है। राधा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? रमेश ने अपनी बेटी को सारा मामला बता दिया। उसने कहा, बेटी, नाई कह रहा है कि वह बिना कार की शादी नहीं करेगा। उसने ये शर्त रखी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। राधा ने ये सुनते ही ठान लिया कि वह स्थिति को खुद संभालेगी। उसने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या का हल खुद निकालूंगी। शादी की तैयारी चल रही थी और नाई अपने परिवार के साथ आ चुका था। राधा ने अपने पिता से कहा कि वह नाई से आखिरी बार बात करना चाहती है। वे हिम्मत जुटाकर नाई के पास गई और उससे कहा, तुम्हारी इस शर्त के बारे में क्या सच है? नाई ने घमंड से कहा, हाँ, मैंने ये शर्त रखी है, मुझे कार चाहिए, वरना शादी नहीं होगी। राधा ने एक पल के लिए सोचा और फिर अचानक नाई के सामने खड़े होकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरे गांव में ये दृश्य देखकर सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें राधा पर टिक गई थी। उसने गुस्से में कहा, तुम जैसे लालची इंसान से शादी करने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुमने मेरी और मेरे पिता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। नाई हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर अपमान की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। गांव के लोग भी उसकी लालची और घटिया सोच को समझ गए। इस स्थिति में उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी हेकड़ी और अभिमान को मिट्टी में मिला दिया हो। बिना कुछ कहे वह अपमानित होकर अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। रमेश के मन में दुख और संतोष का एक अजीब मिश्रण था। वह जानता था कि उसकी बेटी ने जो किया वह सही था, लेकिन एक पिता होने के नाते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा कि समाज में अपनी बेटी का रिश्ता ठीक से न करा पाने का दोष सदा उसके दिल में होगा। पर इस वक्त राधा के आत्मसम्मान और साहस को देखकर रमेश का मन गर्व से भर गया। उसने राधा को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता चुना। तुमने जो किया उससे मेरे दिल में तुम्हारे लिए सम्मान और बढ़ गया है। तुमने अपनी आत्मा और अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। राधा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह इस वक्त मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। उसने अपने पिता को दिलासा देते हुए कहा, पिताजी, मेरे लिए आपका सम्मान और प्यार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
जो व्यक्ति हमारी भावनाओं की कदर नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति से शादी करके मैं खुद को ही खो देती। आज मैंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखा और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। गांव के लोग भी राधा के इस कदम की सराहना कर रहे थे। महिलाएं एक दूसरे से कह रही थीं, कितनी हिम्मत वाली लड़की है। आज इसने हम सबको सिखा दिया कि स्वाभिमान के साथ जीने का क्या मतलब होता है। एक बुजुर्ग ने रमेश से कहा, तुम्हारी बेटी ने आज हम सबका दिल जीत लिया है। आज के इस जमाने में कोई भी लड़की इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकती, पर राधा ने साबित कर दिया कि असली सुंदरता उसके दिल और साहस में है। रमेश को इस बात की खुशी थी कि उसकी बेटी ने अपनी असली काबिलियत और आत्मसम्मान को साबित कर दिया। उसने महसूस किया कि राधा का ये साहस और आत्मसम्मान ही उसकी असली ताकत है और इसी ताकत के साथ वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ेगी। कुछ साल बीत गए और राधा अब भी अविवाहित थी। उसके पिता रमेश ने उसकी शादी के लिए कई बार प्रस्ताव दिए थे, लेकिन हर बार उसकी शर्तें अस्वीकार होती थीं। राधा ने अपने पिता की बातों को नकारते हुए अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बनाए रखा। हालांकि रमेश का गुस्सा उसके प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तू अब तक अविवाहित क्यों है? क्या तुझे कोई मर्द नहीं मिला? रमेश ने अक्सर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसके शब्दों में तिरस्कार और अपमान साफ झलकता था। तेरी वजह से मुझे नाम की भीख मांगनी पड़ रही है। तू मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। राधा इन अपमानजनक शब्दों को सहती रही, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। उसने अपने आप को मजबूत रखने का हर संभव प्रयास किया। वह जानती थी कि उसके पिता का गुस्सा शराब के नशे का असर है और यही वजह थी कि वह उसे पीटने से नहीं चूकते थे। हर रात रमेश शराब के नशे में धुत होकर घर आता और राधा को बुरा भला कहते के साथ साथ मार पीट भी करता था। एक रात जब रमेश ने राधा को बुरी तरह पीटा, तब उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप मुझे इसी तरह अपमानित करते रहेंगे तो इस घर में नहीं रहना चाहती मैं। रमेश ने शराब के नशे में धुत होकर एक बार फिर से राधा को धक्का देते हुए कहा, तू यहाँ से चली जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इस अपमान से दुखी होकर राधा ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने कपड़ों में कुछ पैसे और अपने सपनों को लेकर घर से निकलने का फैसला किया। वह किसी भी तरह से अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहती थी। बाहर की दुनिया में कदम रखने ही उसने ठान लिया कि वह अब अपनी मेहनत से एक नई जिंदगी बनाएगी। कुछ समय बाद राधा ने एक खाद्य स्टॉल शुरू किया। उसने अपनी माँ के पारंपरिक व्यंजनों को बनाना शुरू किया और गांव में अपना नाम कमाया। लोगों ने उसके खाने की तारीफ की और जल्द ही उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। राधा ने कड़ी मेहनत की। सुबह जल्दी उठकर अपने स्टॉल को सजाने का काम करती और हर दिन नए ग्राहकों को आकर्षित करती। गांव के लोग उसकी मेहनत और संकल्प को देखकर प्रेरित होते। वह गांव की सबसे लोकप्रिय फूड स्टॉल बन गई थी और उसकी गिनती अब सभी के दिलों में की जाने लगी थी। उसे अपनी मेहनत से मिली सफलता पर गर्व था। अब उसकी पहचान सिर्फ रमेश की बेटी नहीं थी, बल्कि एक सफल और आत्मनिर्भर महिला थी। समय बीतता गया और राधा का व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ा। उसने अपने भोजन के स्टॉल को सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बनाया, बल्कि वह एक स्थान बन गया था जहां गांव के लोग एक दूसरे से मिलते थे। उसकी मेज पर कभी कभी विभिन्न त्योहारों और कार्यक्रम की महक फैली रहती थी। राधा ने अपने व्यंजन में नवीनता लाई। उसने मिठाइयों और नमकीन में कुछ खास स्वाद को शामिल किया, जिससे लोग उसकी स्टॉल की ओर आकर्षित होते। गांव में उसकी पहचान अब उस गहने जैसी हो गई थी जो हर किसी को पसंद आता था। लेकिन एक दिन जब राधा अपने स्टॉल पर बैठी थी, तभी उसने दूर से एक परिचित व्यक्ति को आते देखा। ये उसके पिता रमेश थे, लेकिन उनके कपड़े देखकर राधा को बहुत आश्चर्य हुआ। रमेश सिर्फ अंडरवियर पहने हुए था। राधा ने उसे देखकर चौंकते हुए पूछा, पिताजी, आपको क्या हुआ? आप इस हालत में यहाँ कैसे आए? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे जाने के बाद एक 20 साल के लड़के को अनाथालय से गोद लिया। मैंने सोचा कि वह मेरे साथ रहेगा और मुझे सहारा देगा, लेकिन शादी के बाद उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। राधा के मन में एक क्षण के लिए शांति का अनुभव हुआ, लेकिन तुरंत ही उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। क्या आपने मुझसे कभी भी इस तरह का वादा किया था? आपने मुझे अपने जीवन में जगह नहीं दी और अब आप उस लड़के के लिए अपनी सारी उम्मीद छोड़ चुके हैं। रमेश ने निराश होकर कहा,
मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा, लेकिन अब मेरी स्थिति बहुत बुरी है। राधा का दिल भर आया। उसने सोचा, क्या यही मेरे पिता का अंत है? क्या उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? वह अपने पिता के सामने खड़ी होकर गुस्से में बोली, पिताजी, आपने मुझे हमेशा अपमानित किया। जब मैंने अपने सपनों का पीछा करने की कोशिश की तब आपने मेरा मजाक उड़ाया, और अब जब आप मुश्किल में हैं तो मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मुझे भी सम्मान और प्यार की ज़रूरत है। इस स्थिति में राधा ने निर्णय लिया। उसने अपने पिता से कहा, आप यहाँ रहने के लिए आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल तब स्वीकार करूँगी जब आप मुझे और मेरी मेहनत का सम्मान करेंगे। मुझे ये समझना होगा कि क्या आप वास्तव में बदलना चाहते हैं। रमेश ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ, मैं अपनी गलतियों को समझता हूँ। मैं अब अपनी शराब की लत को छोड़ना चाहता हूँ और खुद को सही दिशा में ले जाना चाहता हूँ। राधा ने उसे एक मौका देने का सोचा, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं था। उसने कहा, ठीक है पिताजी, आप मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। उसके बाद राधा ने रमेश को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का प्रयास किया। उसने उसे अपनी स्टॉल पर काम करने का सुझाव दिया। रमेश ने बिना किसी नखरे के यूँ स्वीकार कर लिया। वह अपने जीवन में एक नया मोड़ लाना चाहता था। अगले कुछ हफ्तों में रमेश ने अपनी शराब की आदत को छोड़ने की कोशिश की। राधा ने उसे प्रोत्साहित किया और उसके साथ काम किया। वह अपने स्टॉल पर लोगों से मिलने लगा और धीरे धीरे अपने बुरे दिन भूलने लगा। इस बीच राधा की सफलता का सफ़र भी जारी रहा। उसके स्टॉल ने अब एक स्थायी ग्राहक आधार बना लिया था। लोग उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा करने लगे थे। रमेश ने देखा कि किसे उसकी बेटी ने संघर्ष और मेहनत से अपने व्यवसाय को खड़ा किया है। राधा अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ उसे भुला नहीं पाई। एक दिन जब वह अपनी बड़ी बहनों के साथ बैठी थी, उसने अचानक कहा, मुझे उस लड़के से बदला लेना है जिसने पिताजी को घर से निकाला था। उसे ये समझना होगा कि उसने हमारे परिवार के साथ क्या किया है। उसकी बहनें चौंकी और राधा की दृढ़ता देखकर उन्हें भी उस पर गर्व हुआ। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? उसकी बड़ी बहन ने पूछा। हाँ, राधा ने जवाब दिया। हमारे परिवार के प्रति उसके अन्याय को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें इसे ठीक करना होगा। राधा ने अपनी बहनों को बुलाया और एक योजना बनाई। वह चाहती थी कि सभी बहनें मिलकर उस लड़के के खिलाफ सबूत इकट्ठा करें। उन्होंने अपने गांव के लोगों से भी मदद मांगी। सबने सहमति व्यक्त की और राधा की योजना में शामिल हो गए। गांव के लोगों ने राधा को बताया कि वह उसके साथ हैं और जो कुछ भी हुआ उसे बदलने में उनकी पूरी मदद करेंगे। राधा ने गांव वालों से कहा, हमें उस लड़के और उसकी पत्नी के खिलाफ खड़ा होना होगा। हम सभी को एक साथ आना होगा और उनके खिलाफ सबूत देना होगा। अगले दिन राधा ने पुलिस को बुलाने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहनों और गांव वालों को इकट्ठा किया और पुलिस को सभी घटनाओं का विवरण बताया। पुलिस ने राधा के सबूतों को गंभीरता से लिया। गांव वालों ने गवाही दी और बताया कि कैसे उस लड़के ने रमेश को घर से निकाला और उसके परिवार को परेशान किया। राधा ने अपनी बहनों के साथ मिलकर पुलिस को सभी आवश्यक जानकारी दी। उसने कहा, ये लड़का और उसकी पत्नी हमारे परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं। हमें न्याय चाहिए। पुलिस ने सभी सबूतों को ध्यान में देखा और मामले की गंभीरता को समझा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उस लड़के और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। कहानी का अंत एक बड़े उत्सव के साथ होता है। गांव वाले एकजुट होते हैं और राधा के साहस और संघर्ष की कहानी को सुनाते हैं। हर कोई उसकी प्रशंसा करता है और उसे गांव की बहादुर बेटी के नाम से संबोधित करता है। राधा ने अपने संघर्षों से एक संदेश दिया कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम साहस और एकता के साथ उनका सामना करें तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि परिवार का प्यार और समर्थन हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने परिवार के साथ खड़े होते हैं तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राधा की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम सब में शक्ति है, बस हमें अपने आप पर विश्वास करना है और एक दूसरे का सहयोग करना है। अंत में राधा ने अपने अनुभवों से एक बड़ा सबक लिया। उसने सीखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अगर हम ठान लें तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। उसकी कहानी गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने
राधा की तरह अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। हम सब मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, राधा ने कहा। हमारी एकता में ही हमारी ताकत है। इस प्रकार राधा ने न केवल अपने परिवार का सम्मान लौटाया, बल्कि उसने पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। उसकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी और ये हमें प्रेरित करती रहेगी कि अगर हम एकजुट होकर खड़े होते हैं तो हम किसी भी मुसीबत को मात दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।